हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, इसमें अब रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च करते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट में हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का नहीं देखना होता, इसमें सारी रिसर्च होती है तो अलग अलग एज ग्रुप की होती है, तो इसमें अलग अलग टाइप के रिसर्च मेथड यूज़ होते हैं। सबसे जो कॉमन है वो है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मेथड। लॉन्गिट्यूडनल मतलब आप ओवर टाइम एक ही इंडिविजुअल को या एक ही ग्रुप को एक अलग अलग स्टेज पे रिसर्च कर रहे हो उसके ऊपर। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है आप हर स्टेज पे उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, वो सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है ये रिसर्च। और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सपोज अ साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस लेटर डेवलपमेंट ऑन बीइंग बुलिड। किसी बच्चे के ऊपर अगर बुली होने से किसी बच्चे के लेटर ईयर्स में उसके ऊपर क्या असर पड़ता है बुलिंग का, तो उसका अगर इफेक्ट किसी ने पढ़ना है तो वो उस बच्चे को बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको ऑब्जर्व करेगा, रिसर्च करेगा उसके बिहेवियर पे, जिसके ऊपर बुलिंग हो रही है, जो बुलिंग का विक्टिम है, तो उसके ऊपर वो रिसर्च करता रहेगा जब वो बड़ा होगा कि उस टाइम उसके क्या चेंजेस आए हैं उसके अंदर बुलिंग की वजह से। और ये भी हो सकता है कि वो दो ग्रुप्स के बीच में आपस में कंपैरिजन कर ले कि एक जो ग्रुप है जिसको बुली किया जा रहा है और दूसरा जो बुली कर रहा है। तो एक इंडिविजुअल के ऊपर भी हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और एक ग्रुप के ऊपर भी हो सकती है, और दो अलग अलग ग्रुप को कंपैरिजन के लिए भी हो सकती है कि दोनों के कॉन्फिडेंस लेवल में क्या फ़र्क आया, दोनों के स्कूल परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आया। लेकिन ये काफ़ी लंबे टाइम तक करनी होती है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि आप इससे काफ़ी सारे अच्छे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ओवर द पीरियड आपने क्या क्या चेंजेस देखे और किस तरीके से उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं। एडवांटेजेस हैं पर इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पहला डिसएडवांटेजेस है कि सब्जेक्ट एट्रिशन, मतलब सब्जेक्ट ही जब वहाँ से चला जाए, आप जिसको स्टडी कर रहे हो, जिसको रिसर्च कर रहे हो, जिसके ऊपर, वो वहाँ से शिफ्ट हो जाए, वो कहीं और चला जाए, वो आपसे मिल ना पाए, लॉस ऑफ पार्टिसिपेंट हो जाता है। और ट्रांसफ़र हो जाती है या फिर पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो जाती है, बच्चा शिफ्ट हो जाता है। अनदर प्रॉब्लम इज़ प्रैक्टिस इफेक्ट। प्रैक्टिस इफेक्ट का मतलब है चिल्ड्रन हु आर टेस्टेड और ऑब्जर्व रिपीटेडली दे में बिकम वेरी फेमिलियर विद द काइंड ऑफ टास्क। मतलब आप जिस चीज़ से उनको टेस्ट ले रहे हो, जिस चीज़ का, उससे उनको प्रैक्टिस होने से वो उसमें इम्प्रूव होते जाते हैं। तो अब एक बार उन्होंने एक टेस्ट दे दिया, उसके बाद दोबारा आपने कुछ टाइम बाद उनका लिया, फिर से लिया। अब वो आपकी क्वेश्चनिंग से उनको हैबिचुअल हो जाएंगे कि आप उनसे क्या पूछोगे, आप उनका क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, या आप उनका क्या टेस्ट ले रहे हो। जब उनको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी तो उनको प्रैक्टिस हो जाएगी और वो उसको अपने आंसर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा, अगर ये स्टडी नहीं हो पाती तो दूसरा टाइप क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल का मतलब है कि आप एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग डिफरेंट एजेस के लोगों को कंपेयर कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो साइकोलॉजिस्ट माई स्टडी द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन हु आर 5, 6, अलग अलग एज के बच्चे हैं, 7 ईयर 8 ओल्ड, जिनके साथ बुली हो रहा है। और तो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को एक साथ ही स्टडी करने का वो हो जाता है, टाइम कम कंज्यूम होता है। इसमें इसके एडवांटेजेस हैं कि टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है, क्योंकि आपको लगातार कुछ सालों तक नहीं रिसर्च करना है, आप एक ही बार में अलग अलग एज ग्रुप को रिसर्च कर सकते हो और एक ही टाइम पे आप स्टडी कर रहे हो सबको। तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर मंथ्स और ईयर्स टू सी व्हाट हैपन्स व्हेन दे ग्रो ओल्डर। तो उनके बड़े होने की वेट नहीं करनी है। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप कोहोर्ट इफेक्ट जो है उसको नोट कर सकते हो। कोहोर्ट इफेक्ट क्या होता है, जैसे अगर आप डिफरेंसेस पढ़ रहे हो दो एज ग्रुप्स के बीच में, उसमें क्या है कि आप उनके एज ग्रुप के डिफरेंसेस पढ़ते हो, उनके डेवलपमेंट चेंजेस में जो है डिफरेंसेस होते हैं, जो फ्रॉम चेंजेस इन डेवलपमेंट रिलेटेड टू एज की वजह से जो डिफरेंस है वो तो देख ही रहे हो। प्लस कोहोर्ट का मतलब है कि वो क्योंकि अलग अलग एरा में बॉर्न हुए हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में बॉर्न हुए हैं, तो उनके क्या अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। हो सकता है जैसे कुछ 10 साल पहले कोई था, उस टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी जब वो हुआ था। अब जो हुआ पर्सन जो बॉर्न होगा उसकी इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बीच में उसके क्या एक्सपीरियंसेस होंगे।
तो इसमें सिर्फ 5-6 साल की बात नहीं हो रही, जैसे 65, 45, 25 पूरा एक 10 साल के गैप के बाद जो जिन जिन लोगों का बर्थ हुआ है वो उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे और उनके ऊपर रिसर्च करोगे कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस में क्या फ़र्क आया है, उनकी डेवलपमेंट में क्या फ़र्क आया है, क्योंकि वो अलग अलग टाइम पीरियड में बॉर्न हुए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंस में फ़र्क है, टेक्नोलॉजी वाइज फ़र्क है, लोगों के बिहेवियर वाइज फ़र्क है। ये कोहोर्ट इफेक्ट होता है कि मतलब एज ही नहीं, एक्सपीरियंस के बेस पे भी आपस में कंपैरिजन करना है कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये एडवांटेज है क्रॉस सेक्शनल स्टडी का। और डिसएडवांटेजेस ये है कि फिर आप उनको लॉन्ग टर्म नहीं स्टडी कर पाते हो, फिर आप एक ही टाइम पे करते हो। तो दोनों एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं दोनों स्टडीज़ के, जैसे कि यहाँ पे ये चार्ट भी बनाया हुआ है। बेसिक क्या है कि एक तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड हो गया कि पार्टिसिपेंट्स को उनको स्टडी करा जब वो 5 साल के थे, फिर वो जब 6 साल के हुए, फिर 7 साल के हुए, फिर 8 साल के हुए, तो ये एज बढ़ती जा रही है और आपकी स्टडी जो है वो ऐसे चल रही है। क्रॉस सेक्शनल मेथड ये हो गया कि आपने एक ही टाइम पे अलग अलग लोग ले लिए, एक ही पर्टिकुलर समय पे अलग अलग लोग ले लिए और वो 5, 6, 7, 8 साल के लोग हैं और उनको आपने कंपेयर कर लिया। तो आपको एक ही पर्सन के ऊपर नहीं स्टडी करनी है, मतलब अलग अलग लोगों के ऊपर एक ही ईयर में आपकी स्टडी चल रही है। ये हो गया क्रॉस सेक्शनल। फिर होता है कि अगर दोनों ही केसेस में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं तो दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सिक्वेंशियल डिज़ाइन। लॉन्गिट्यूडनल सिक्वेंशियल डिज़ाइन मतलब आपने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल कंबाइंड कर दी। आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को लॉन्गिट्यूडनल भी पढ़ रहे हो प्लस साथ में उसका कंपैरिजन भी कर रहे हो अलग अलग एज ग्रुप के साथ। तो इसमें दोनों के ही एडवांटेजेस आ जाती हैं। इट इन्वॉल्व स्टडिंग सेवरल सैम्पल्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड द टेक्निक कंबाइंस मेजर एस्पेक्ट ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल, दोनों के ही एस्पेक्ट कंबाइंड होते हैं इसमें। तो इसमें आप कोहोर्ट इफेक्ट भी से देख सकते हो और जो डेवलपमेंटल एज के साथ जब वो चेंजेस होते हैं तो वो भी देख सकते हो। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हो जाती है, बट ऑब्वियसली ये क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो इसमें काम, एफर्ट, टाइम सब कुछ ज़्यादा ही लगता है। और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो तो चलते ही रहते हैं कि लोग वहाँ पे छोड़ के जाना और वो सब, तो वो तो इसके साथ ही आ जाते हैं। फिर आता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है चाइल्डहुड में। और जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होगी तो पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसी की बात होती है, क्योंकि जॉन पियाजे जो हैं उन्होंने ही एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे अपने ही एक्सपीरियंस से अलग अलग स्टेजेस में सीखते रहते हैं। और कॉग्निटिव थ्योरी जो है डेवलपमेंट की वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि एक तो उसमें ये पियाजे की जो स्टेजेस की बात करी गई है कि धीरे धीरे जो बच्चे हैं जो उनका माइंड है वो धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होता रहता है। प्लस कॉग्निटिव थ्योरी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की भी बात करती है। ये हमारे ब्रेन की या माइंड की जो वर्किंग है उसको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाली वर्किंग से कंपेयर करते हैं कि पहले जो उसमें होती है इंफॉर्मेशन पहले इनकोड करी जाती है, फिर जैसे कंप्यूटर में होता है उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसको रिट्रीव किया जाता है। तो कॉग्निटिव थ्योरी इसलिए ज़्यादा फेमस है, एक तो पियाजे की जो स्टेजेस हैं प्लस इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव जो दिया हुआ है। तो पियाजे की थ्योरी का ओवरव्यू क्या है कि उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है बच्चों की डेवलपमेंट को, जिसको हम बोलते हैं जिसको ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 4 स्टेजेस हैं इस तरीके से जिसमें डिवाइड कर दिया गया। और वो बोल रहे हैं कि हर बार उनका जो माइंड है वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू डेवलप हो रहा है, या फिर जिसको कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोल सकते हो। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब बच्चे जो हैं वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। चिल्ड्रन आर एक्टिव थिंकर्स हु आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट मोर एक्यूरेट और एडवांस अंडरस्टैंडिंग। तो उनका जो माइंड है वो धीरे धीरे नई नई चीज़ें सीखते हैं क्योंकि उनके लिए हर चीज़ नहीं होती है। तो अडेप्टेशन इन्होंने एक वर्ड दिया था इसमें, जिसमें वो अपने आसपास की चीज़ों की मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो देख रहे हैं और अपने माइंड में सारी चीज़ों को सेव कर रहे हैं, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं चीज़ों की, अडेप्ट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, जिसको आप स्कीमा भी बोल सकते हो। वो फिर अडेप्टेशन हो जाती है, उसके बाद एसिमिलेशन आता है कि जब वो कोई नई इन्फॉर्मेशन फिट करते हैं उसी के अंदर, जो उन्होंने अभी तक जो स्कीमास बनाए हैं उसके अंदर जब वो नई इन्फॉर्मेशन फिट करने की कोशिश करते हैं
तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई बच्चा जू जाता है तो वहाँ पे एक पोर्पोइज देखता है, उसको बोलता है फिश है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमिलेशन। जैसे पोर्पोइज क्या है, पोर्पोइज एक्चुअली डॉल्फिन का एक टाइप है, लेकिन अगर बच्चा उसको फिश बोल रहा है तो वो एसिमिलेट कर रहा है कि उसने पहले से जो अपने माइंड में एक इंफॉर्मेशन स्टोर करी है कि फिश पानी में चलने वाला कोई जानवर है तो वो फिश होता है, तो वो उसको एसिमिलेट कर रहा है, उसमें नई चीज़ ऐड कर रहा है। फिर आता है एकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में, हम उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे उसको धीरे धीरे बाद में समझ आया कि फ़िश के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो पानी में रह सकती हैं, तो अब वो अकोमोडेशन कर रहा है। तो पियाजे ने बोला कि इस तरीके से उसका माइंड कंस्ट्रक्ट होता रहता है। तो सबसे पहली स्टेज उन्होंने दी थी सेंसरी मोटर स्टेज, जहाँ पे बच्चा सेंसेस का ही यूज़ करता है। ये पहले 2 साल तक होता है, इन्फेंट होता है जब वो खाली सेंसेस का अपने यूज़ करता है अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को जानने के लिए, चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए। हमने देखा है कि बच्चे मुंह में डालते हैं चीज़ें, उनको ध्यान से देखते हैं, उठा के देखते हैं, अपने सेंसेस का यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली। And they discover and they can manipulate objects. In short, they acquire a basic grasp of the concept of cause and effect. यहाँ पे उनके अंदर एक ये टेंडेंसी होती है कॉज एंड इफेक्ट वाली। उन्हें ये लगता है कि अगर पर्टिकुलर चीज़ के बाद कोई चीज़ हो रही है तो वो उसका कॉज है। मतलब सपोज कोई उन्होंने आवाज़ सुनी और उसके बाद कोई उसके सामने कोई चीज़ गिर गई, तो वो ये सोचेंगे कि उस आवाज़ की वजह से वो चीज़ गिरी है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट उनके माइंड में ये चीज़ चल रही होती है। एंड उसके बाद ये सारी सेंसरी स्टेज है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं। प्लस एक ऑब्जेक्ट परमानेंस करके बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे डेवलप नहीं होती। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वो उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब कि कोई चीज़ सामने से हट गई तो वो ख़त्म है, वो नहीं है इस वर्ल्ड में। तो ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं है इस वर्ल्ड में, उनका मतलब ये है कि ये एबिलिटी अभी नहीं होती है, जो कि अगली स्टेज में आ जाती है। तो उनके सामने जो चीज़ है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है कि थोड़ा सा और जैसे कि माइंड धीरे धीरे डेवलप होता है तो उनके अंदर और एबिलिटीज़ आने लगती है, लैंग्वेज एबिलिटीज़ आने लगती है, सिंबॉलिक प्ले खेलना शुरू कर देते हैं। सिंबॉलिक प्ले मतलब वो प्रिटेंड कर पाते हैं कि वो किसी ऑब्जेक्ट को उठा के, कि वो फ़ोन है तो उसको कान पे लगा के वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो फ़ोन है। फिर मेक बिलीव प्ले होता है, अपने आप को डॉक्टर बना के मेक बिलीव करना, इस टाइप की चीज़ें। इमेजिनरी बहुत ज़्यादा चीज़ें वो अपने आप करने की कोशिश करते हैं। ईगो सेंट्रिज्म बहुत ज़्यादा होता है, अपने आप में अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है, उनको ये नहीं दिखता कि सामने वाले को कुछ और दिख रहा होगा। अगर आप उनको किसी फ़ोटो को किसी को दिखाओ तो वो अपनी साइड से उनको जो दिख रहा है वो कहीं वो सोचेंगे सबको वही साइड दिख रही होगी, वो ये रियलाइज़ नहीं कर सकते कि दूसरी साइड से कुछ और दिखेगा। तो ये ईगो सेंट्रिज्म एक तरह का होता है। और ईगो सेंट्रिज्म कैसे पता चलता है, जैसे सपोज वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो अपना सर हिला के हाँ बोलेंगे, वो उनको ये नहीं पता चलेगा कि जो फ़ोन पे पर्सन है, बात करना मतलब फ़ोन पे वो बात नहीं कर सकते एग्जैक्टली, मतलब फ़ोन पकड़ के वो एक्टिंग कर रहा है बात करने की, और वो सर हिला के हाँ बोलेंगे। वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि जो फ़ोन पे पर्सन है वो उसको सर हिलाते हुए नहीं देख पा रहा। तो ये एक ईगो सेंट्रिज्म का एग्जाम्पल है कि वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते। एक तो और चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि उनके अंदर एक कंजर्वेशन की एबिलिटी बहुत लैकिंग होती है। कंजर्वेशन की एबिलिटी जिसमें ये देखा गया कि अगर उसकी ऑब्जेक्ट की आउटर अपीयरेंस चेंज कर दो तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो तो सेम ही रहेगा ना। जैसे उसको 2 क्ले दिखाओ, एक क्ले को आप, दोनों बॉल हैं क्ले की, एक क्ले को आप ऐसे ही रहने दो, दूसरे वाले को लंबा करके आप रॉड शेप में बना दो, तो वो ये कहेगा कि जो रॉड शेप वाली क्ले है वो ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा है। तो उसको ये नहीं अभी पता है कि अगर उसकी शेप चेंज कर दिया तो उसका वॉल्यूम या उसके अंदर का कंटेंट नहीं बदलेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमने बहुत बार पहले भी वीडियोस में डिस्कस भी किए हुए हैं, बहुत डिटेल में करे हुए हैं। तो फिर आ जाती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है, जिसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट बच्चा 6 to 7 ईयर्स का होता है, जैसे स्कूल गोइंग एज आ जाती है। तो उसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब उसको जो सामने उसकी जो चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, उन्हें वो समझता है। एब्स्ट्रैक्ट वो अभी भी नहीं सोच सकता, कि जो चीज़ उसने कभी नहीं देखी उसके बारे में वो नहीं सोच पाएगा, लेकिन कॉन्क्रीट चीज़ें हैं जो सामने हैं वो उसको समझ लेता है। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लगता है कि हम चीज़ों को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। थिंकिंग बहुत लॉजिकल हो जाती है, और जो पहले एबिलिटीज़ मिसिंग थी उसकी, जो मतलब कंजर्वेशन की एबिलिटी मिसिंग थी,
वो आ जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो मिसिंग थी वो आ जाती है। तो इस स्टेज में पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है उन चीज़ों की जो नहीं थी। अगली स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल या एडोलोसेंस से रिलेटेड है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर की जो 3 स्टेजेस हमने पढ़ी वो चाइल्डहुड तक की थी, फॉर्मल ऑपरेशनल आपकी एडोलोसेंट में आ जाती है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।